नमस्कार। आज हम दैनिक जीवन में रसायन के अगले टॉपिक पीएच स्केल के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दिए। अब जिसने भी ये वीडियो पहले वाली नहीं देखी है वो ये वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पीएच स्केल जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अम्ल व क्षार की जब हम सामर्थ्य मापते हैं, अम्ल और क्षार की सामर्थ्य मापने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। अब ये जो पीएच स्केल है ये किसी भी विलयन में, कोई भी जैसे विलयन है उसमें ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापता है। विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है। पी शब्द है वो जर्मन शब्द पुसांस, इंग्लिश में इसको कहते हैं पोटेंज, अर्थात शक्ति का सूचक है। या और जो H है, P तो हो गया जर्मन शब्द है, एक जर्मन शब्द पुसांस अर्थात शक्ति का सूचक है। और जो H है वो है हाइड्रोजन आयन। तो पीएच स्केल में P शक्ति का सूचक है और जो H है वो है हाइड्रोजन आयन का सूचक है। अब सबसे पहले हम देखें कि 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल के बारे में बताया था। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को पीएच कहा जाता है। उन्होंने बताया कि पीएच है वो जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसको हम पीएच कहते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में हम बात करें तो देखें भी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम, इसको हिंदी में हम लघु गुणक भी कहते हैं। लघु गुणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। तो उन्होंने सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ये परिभाषा दी थी। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं log 10H+। ये जो लोगरिथम है इसको हम लोग कहते हैं। अब हम देखें कि विलयन में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो मुक्त आयन नहीं होते हैं। पहले भी हमने जब अम्ल व क्षार के विषय में बात की थी तो हमने देखा था जो H+ आयन होते हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये जल के साथ क्रिया करके, जो जल है उसके साथ ये हाइड्रोजन क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन ये बना लेते हैं। ये बात हमने पिछले वीडियो में कर ली है। तो हम पीएच को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं लोगरिथम आयन। अब हम देखें भी H आयनों की सांद्रता विलयन में यदि जो H+ आयन है, H+ जो आयन है उनकी सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा। और उदासीन विलयन है, यदि विलयन में H आयनों की सांद्रता अधिक है तो पीएच, यदि हम देखें भी H आयनों की सांद्रता यदि अधिक है तो पीएच क्या होगी? पीएच होगी कम। और यदि OH आयनों की संख्या
अधिक है तो पीएच भी क्या होगी, अधिक होगी। और यदि पीएच का मान यदि क्या है 7 है तो विलयन क्या होगा, विलयन होगा उदासीन विलयन, उदासीन विलयन। हम इसको उन्होंने एक स्केल बनाया था सोरेनसन ने, तो हम स्केल के रूप में यदि इसको देखें तो ये 0, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये क्या था 14 तक, यहाँ पे 14 था और ये 7। अब इधर H+ आयन और इधर थे OH- आयन, और ये जो बिंदु था ये था उदासीन बिंदु। तो जिस विलयन की पीएच 7 होती है वो विलयन हमेशा कैसा होता है, उदासीन विलयन ये होता है। और अब हम यदि जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ये जितनी अब ये कम होगी और वो विलयन उतना ही अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। यदि पीएच का मान यदि इस दर देखें तो पीएच का मान क्या है, ये क्षारीय। तो यदि पीएच का मान 7 से कम है और जितना अधिक कम है वो विलयन उतना ही अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 पे उदासीन होगा और 7 के बाद 14 तक ये जितना विलयन पीएच होगी वो उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार सोरेनसन ने ये दिया था, अपने पीएच स्केल के बारे में बताया था। अब जैसे यदि हम देखें भी अम्लीय जो है, अम्लीय पदार्थ है उनकी पीएच को हम ये देखें तो इसमें आ जाता है HCl आ गया, दूध, दही, नींबू का रस, ये अम्लीय पदार्थ होते हैं। और जो उदासीन है वो होता है शुद्ध जल। और जो क्षारीय विलयन में हम ले सकते हैं NaOH, जिसकी पीएच सर्वाधिक होती है कितनी, 14 पीएच होती है NaOH की। इसके अलावा रक्त हो गया, साबुन का पानी हो गया, सोडा युक्त शीतल पेय हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, MgOH की होल ट्वाइस। तो ये क्षारीय पदार्थ है और ये अम्लीय पदार्थ है। अब हम देखते हैं भी इस पीएच का दैनिक जीवन में महत्व क्या है। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। सबसे पहले हम देखें भी उदर में, पहला बिंदु है उदर में अम्लता। उदर में अम्लता का मतलब है भी जब भी हम किसी खट्टे पदार्थ का ज़्यादा यूज़ या उपयोग कर लेते हैं तो हमारे जो शरीर में है जठर रस की मात्रा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिकतम हो जाती है, जिससे उदर में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है। और अब उदर में ये मतलब अधिक अम्ल होने के कारण हमें इसको उदासीन करना है। तो उदासीन करने के लिए हमें इसमें क्षारक लेना पड़ेगा MgOH की होल ट्वाइस, मतलब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये यदि हम ले लेते हैं तो अम्ल की मात्रा कम हो जाती है और जो उदर में अम्ल है वो क्षार से क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। नंबर 2 है दंत क्षय। साधारणतः क्या होती है भी जो मुख की जो पीएच है वो मुख की जो पीएच है वो होती है 6.5 के करीब। जब हम खाना खाते हैं तो मुख में जो बैक्टीरिया होते हैं वो दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं और मुख की पीएच का मान कितना कर देते हैं, 5.5 कर देते हैं। अब 5.5 है तो हमें पता है भी ये क्या है, अम्लीय। ये क्या है,
अम्ल है। और ये जो अम्ल होते हैं ये दांतों के ऊपर एक परत होती है, क्या, इनेमल, उस परत का ये क्या करने लगते हैं, क्षय करने लग जाते हैं भी। ये जो परत है ये घुलने लगती है और दांतों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हम भोजन के तुरंत बाद हमें दंत मंजन करना चाहिए। दंत मंजन जो होता है उसमें क्या होता है, क्षार होता है। दंत मंजन में क्षार होता है और क्षार, अम्ल तो हमारे दांतों पे लगा हुआ था और हमने उसके ऊपर क्षार की क्रिया करवा दी तो क्या हो गया, उदासीन हो गया था, बैक्टीरिया खत्म हो गए। नंबर 3 पे हम देखें कीटों का डंक। कीटों का डंक जैसे मधुमक्खी है, चींटी है, मधुमक्खी, चींटी आदि के जो डंक होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार का अम्ल स्रावित होता है। और जो ये अम्ल है इसके कारण क्या होते हैं, शरीर पे क्या होती है, हमें जलन महसूस होती है। और यदि इसके ऊपर यदि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यदि हम उस स्थान पे लगा लेते हैं तो हमारे जलन कम हो जाती है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक अम्ल छोड़ा और अम्ल के ऊपर हमने क्या लगा दिया, क्षारक लगा दिया, तो वो उदासीन हो गया। अम्ल वर्षा, जो ये लाल चिंटी होती है, ये हमें लाल चिंटी होती है, उस जो अम्ल छोड़ती है वो होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। अब है अम्ल वर्षा। वर्षा जल शुद्ध, वर्षा का जल होता है वो वैसे मानते हैं विशुद्ध होता है, लेकिन प्रदूषकों के कारण वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया है। और इसमें कई प्रकार के अम्ल मिलने से इसकी पीएच क्या हो जाती है, पीएच कम हो जाती है। पीएच कम हो जाती है और इस प्रकार की वर्षा को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। जिस वर्षा में जो अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, अम्लों की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस प्रकार की वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब ये जो वर्षा का जल है ये क्या करें, नदियों में जाएगा और वहाँ के जो जीव जंतु है उनको प्रभावित करेगा। इसके अलावा ये खेतों में मिट्टी को भी प्रभावित करेगा, मिट्टी को क्या कर देगा, अम्लीय कर देगा। जब मिट्टी को अम्लीय कर देता है तो हमें फिर क्षार की ज़रूरत होती है उसको उदासीन करने के लिए। अब 5 नंबर पे है अपना मृदा की पीएच। मृदा की पीएच। अब मृदा की पीएच का मान भी ज्ञात करने के लिए जैसे मृदा किसी खेत की जैसी मिट्टी है उसका पता लगाने के लिए अम्लीय क्षारीय हमें पीएच स्केल को काम में लेना पड़ेगा। यदि वहाँ की मृदा अम्लीय है तो वहाँ पे बोई जाने वाली फसल अच्छी नहीं होगी, और इसलिए हमें वहाँ पे जो अम्लीय जो मिट्टी होती है उसमें यदि हमें जिप्सम मिला दिया जाता है क्षारक के रूप में, तो अम्ल की जो मृदा की जो अम्लीयता होती है वह कम हो जाती है और क्षारक की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार ये पीएच के हमारे दैनिक जीवन में महत्व थे। अब हमारे अगला बिंदु है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। हम यहाँ पे यौगिकों के सूत्र भी, उनके क्या क्या सूत्र होते हैं उनकी सामान्य जानकारी लेंगे। तो वैसे पहला है इसमें सोडियम क्लोराइड। ये हमें पता ही है साधारण नमक होता है जिसे हम कहते हैं NaCl। ये साधारण नमक होता है जिसे हम NaCl कहा जाता है। और सोडियम क्लोराइड हमें पता है एक प्रकार का क्या है, लवण है। तो इसकी पीएच का मान कितना होगा, इसकी पीएच का मान होगा 7। पीएच का मान होगा 7। तो इस प्रकार, और इसका साधारणतः काम उपयोग में खाद्य परिरक्षण के रूप में काम में लिया जाता है। और जैसे मान लो ये आइसक्रीम वगैरह जमाने के लिए इसका उपयोग काम में लिया जाता है। अब हमारा दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लिखते हैं NaOH। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमें बस एक बात ध्यान रखनी होती है भी, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है।
तो हम देखेंगे भी जब NaCl जो नमक था उसकी अभिक्रिया जब जल के साथ करवा दी जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, NaOH, साथ में क्लोरीन गैस और साथ में हाइड्रोजन। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये हमारा जो क्षारक जो NaOH ये एक प्रकार का क्या है, क्षार है। क्षार है तो हमें पता है इसकी pH क्या होगी, 7 से अधिक होगी। अब हम इसको संतुलित कर सकते हैं। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो मतलब सफ़ेद रंग का होता है और जल में ये क्या होता है, आसानी से विलय हो जाता है। अब इसका मेन जो उपयोग है वो होता है प्रयोगशाला विकर्मक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। अगला अपना है विरंजक चूर्ण। इसका जो कई बार सूत्र ज़्यादातर पूछा जाता है तो इसका सूत्र होता है CaOCl2। अब ये विरंजक चूर्ण बनता कैसे है, तो देखो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से करवाई जाती है तो हमारे पास CaOCl2 और H2O बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाने से हमारे विरंजक चूर्ण बनता है। अब अगला अपना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये प्रयोगशाला में बनता कैसे है, तो NaCl की अभिक्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से करवाने पे हमें NH4Cl प्लस NaHCO3 प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त करना था, NaHCO3 प्राप्त करना था। ये सफ़ेद रंग का होता है और बेकिंग सोडा का जैसे ब्रेड बनाने में, ब्रेड पकोड़े वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब है जो 5वें नंबर पे अपना है वो है धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडे का सूत्र अपना हम कहते Na2CO3 और साथ में 10H2O जो क्रिस्टलन जल के रूप में होता है। अब ये प्रयोगशाला में कैसे बनता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमने ऊपर बनाया था इसको यदि हम गर्म करते हैं तो हमारे पास Na2CO3 बनता है, साथ में जल बनता है और साथ में CO2 बनता है। यह सफ़ेद रंग का होता है, जल में विलय होता है। ये धुलाई धावन सोडा है तो धुलाई सफाई आदि में काम में लिया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट अगला है वो लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यदि हम इसका सूत्र देखें तो CaSO4 और इसके साथ हाफ जल का अणु होता है। अब हम देखते हैं भी प्रयोगशाला में ये बनता कैसे है। तो जब हम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट जिसके साथ 2 क्रिस्टलन जल के रूप में होता है, यदि हम इसको 393 डिग्री केल्विन ताप पे गर्म करते हैं तो हमारे पास CaSO4 हाफ H2O और साथ में 3H2O। ये हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये क्या है, जिप्सम है। बस ध्यान देने योग्य बात यह है भी जिप्सम में 2 जल के अणु होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल का अणु होता है। इसे हम POP भी कहते हैं। ये सफ़ेद रंग का होता है, चिकना होता है और ये भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियों आदि की सजावटी में, ठीक है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारे ये मुख्य थे जो ये रासायनिक जो पदार्थ थे। तो हमारा ये आज का ये टॉपिक पूरा हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और यदि आपका कोई भी प्रश्न वगैरह हो तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आपको लगे भी ये आपके अन्य साथियों के भी काम आ सकती है तो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।